अब हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो क्या है आपकी नेफ्रॉन और कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी के अंदर। नेफ्रॉन के आपके बेटा दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है ग्लोमेरुलस और सेकंड पार्ट होता है इसका ट्यूब्यूल्स। इस ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर आती है, जब डायग्राम बनाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगी कि स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या। इस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपका आता है बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, हैनलेज लूप और डीसीटी। ठीक, ये सारे के सारे आपके ट्यूब्यूल्स के पार्ट हैं और फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपकी ग्लोमेरुलस। अब होता कैसा है, ये देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से ट्यूब चलती आ रही है और फिर ये ट्यूब यहां पर मुड़ गई। ये ऐसे ट्यूब मुड़ गई। अब यहां पर ये ट्यूब आगे चल के थोड़ी सी ये ऐसे थिक हो गई। ये थिक होने के बाद फिर से इस तरीके से ये इस तरीके से ये हो गई आपकी मेन ट्यूब की स्ट्रक्चर। आपने वो अगर नारियल होता है, नारियल को बीच से ऐसे कट कर दो तो वो कैसा दिखाई देता है, कुछ इस तरह से दिखता है, ऐसा दिखाई देता है ना वो नारियल। तो ऐसा समझ लो कि नारियल की तरह नारियल का जो एक एंड है तो वो पीछे ट्यूब से जुड़ा हुआ है और अंदर का पार्ट ये ऐसा खोखला है जिसके अंदर हम ऐसे कुछ भी सामान डाल सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गई आपकी किसकी, बोमेन कैप्सूल की। अब ये है आपका बोमेन्स कैप्सूल। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है ना, ऐसे ऐसा समझ लो जैसे कि ऐसे देख लो, ये कैसे बताऊं, ये ऐसे, ये आपका बोमेन कैप्सूल हो गया और ये जो पीछे जा रही है ये ट्यूब स्ट्रक्चर हो गई। तो बोमेन कैप्सूल में यहाँ पर जगह है ना, ये स्पेस है, तो ये वाली जो कप शेप स्ट्रक्चर हो रही है इसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। अब बोमेन कैप्सूल के जो पास है, तो पास से याद रखना पीसीटी, जिसका पूरा नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक, पास है तो प्रॉक्सिमल हो गया, दूर है तो डिस्टल हो जाएगा, ये हो जाएगी डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। याद करने का तरीका क्या है, बोमेन कैप्सूल। अब ये देखो बोमेन कैप्सूल से ये आप समझ लो पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रही है, ये बोमेन कैप्सूल के पास से ट्यूब, तो इसको हमने कह दिया प्रॉक्सिमल, पास पी पास, पी से प्रॉक्सिमल। ये दूर जा रही है, दूर, द डी डिस्टल, पास वाली प्रॉक्सिमल, दूर वाली डिस्टल। अब ये देखो ये ट्यूब मुड़ के यहाँ पे एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, तो इसे हम कह देंगे हैनलेज लूप। ठीक है, अब हमारा ग्लोमेरुलस तो रह गया, भाई वो कहाँ गया, तो वो भी बनाएंगे। यहां से आपकी आती है आर्टरी, और ये ऐसे यहां से वापस निकल जाएगी। ठीक, इसे बोलते हैं अफरेंट आर्टेरियोल, इसे बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। और ये जो बीच की स्ट्रक्चर है, जब ये यहां से आ रही है अफरेंट आर्टेरियोल, यहां से जा रही है इफरेंट आर्टेरियोल, बीच में जो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो गई है ना, तो इसे बोलेंगे ग्लोमेरुलस। अब देखो अफरेंट आर्टेरियोल, आर्टरी का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आने का। जब वो अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कुछ सब्सटेंस को रिलीज कर देती है, ऑक्सीजन भी दे देती है,
तो वो उस टाइम पे वो डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से वापस जब उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन निकल गई तो वापस वो कंबाइन होकर बना लेती है वेन्स। इतना आपको मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर अफरेंट आर्ट्रियोल आई है, इसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ से आपके कुछ सब्सटेंस इसके अंदर आ जाएंगे, और ये सब्सटेंस आपके क्या क्या होंगे, यूरिया और आपके कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज एटसेट्रा, ये सब होंगे। अब यहाँ से ये सब सारे सब्सटेंस आ गए। यहाँ पे आपकी यूरिन फॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हुआ है, जिसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हुआ है, फर्स्ट फिल्ट्रेशन हुआ है, कुछ सब्सटेंस यहाँ से फिल्टर होके आ गए। अब ये ब्लड वापस चला गया किस में, वापस यहाँ आ गया। अब भाई जब ब्लड वापस से आर्टरी के अंदर दोबारा से जाता है तो उस वाली आर्टरी से निकल गया ऑक्सीजनेटेड, फिर वापस जब उसको ब्लड वेसल के अंदर जाता है तो हम उसे वेन बोल देते हैं ना, पर यहाँ पर तो हमने इसे अफरेंट आर्ट्रियोल ही नाम दिया है। चलो दे दिया होगा, नाम देना था दे दिया, इसे वेन क्यों नहीं दिया, अभी तो पता ही नहीं है भाई हमने इसे वेन क्यों नहीं दिया। नहीं पता, सोचो क्यों नहीं वेन नाम दिया है। इसे हमने वेन इसलिए नाम नहीं दिया क्योंकि अभी इसके अंदर ऑक्सीजन है ही, अभी ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड नहीं है। अब यहाँ से ये जो ब्लड आया, अब ये ब्लड कैसा है आपका, ऑक्सीजनेटेड है। तब आर्टरी को याद आया, अरे भाई मुझे तो जो वेस्टेज तो देना ही था, कुछ मेरा यूजफुल सब्सटेंस भी चला गया, बट मुझे तो ऑक्सीजन भी तो देनी थी, वो ऑक्सीजन तो मैंने दी ही नहीं। अब क्या करूं भाई, आर्टरी का काम तो ऑक्सीजन सप्लाई भी होता है, पर ये बेचारी तो वहाँ पे ऑक्सीजन देना भूल गई। यहाँ से इतने सारे सब्सटेंस निकल गए कि इसके तो दिमाग में ही नहीं आया कि ऑक्सीजन ये अपने साथ वापस लेके आ गई है ना, तो अब ये वापस से ऑक्सीजन भी देगी, तो अब दोबारा ब्लड तो बैक नहीं आ सकता, तो ये यहाँ पे क्या करेगी, ये इस तरीके से पतली पतली कैपिलरीज में टूट जाएगी इस तरीके से, और इस तरीके से ये पूरी इसको ब्लड की सप्लाई करेगी। ये जो पतली पतली कैपिलरी में टूटी है, इन ट्यूब्यूल्स को कहते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। देखो ये टूट गए ना, ये पतली पतली सी ट्यूब्स में। ये इस तरीके से इसको पूरा कवर करके जाएगी, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब यहाँ से अपना ऑक्सीजन को रिमूव कर देगी। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जब वापस आगे जुड़ेगी इस तरीके से, ये सारी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आ रही है, तो ये वापस जुड़ के वापस आपका क्या बना लेगी, वेन्स बना लेगी, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ। अब इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में पता है एक मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई कि भाई यहाँ पर जो ये वॉल्स थी, जो कि आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ होता है बोमेन कैप्सूल, इसने तो ग्लूकोज को भी एब्जॉर्ब कर लिया। अब बताओ, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया, और ग्लूकोज अगर यूरिन के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाएगा तो फिर हम करेंगे क्या भाई, हमें एनर्जी तो ग्लूकोज से मिलती है। हम दिन भर जो भाग दौड़ करते हैं, जो हम काम करते हैं, आपके घर में मम्मी खाना बनाती है, पापा काम पे जाते हैं, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, सब किस लिए, खाने के लिए। और खाना किस लिए, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलेगी। पर यहाँ तो ग्लूकोज यूरिन में जाने के लिए तैयार है, और यूरिन के साथ निकल गया तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। तो इसका मतलब इस ग्लूकोज को रोकना पड़ेगा, है ना भाई। जब हम इतनी मेहनत करें तो ग्लूकोज से कहेंगे भाई रुक जा, हमारी मेहनत वेस्ट क्यों कर रहा है ऐसे जाके, तो हमें ग्लूकोज को रोकना पड़ेगा। तो अब ग्लूकोज को रोकने के लिए यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी यहाँ पर पीसीटी है, इससे रीएब्जॉर्प्शन होगा। सेकंड क्या होगा आपका, सेकंड होगा रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन में आपका क्या होता है, देखो रीएब्जॉर्प्शन हमने क्यों नाम दिया, री यानी कि दोबारा एब्जॉर्ब करना। फर्स्ट ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ था, याद करो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड डाइजेस्ट हुआ था, है ना, और ब्लड सेल्स, सॉरी, जो हमारी बॉडी की सेल्स होती है उनमें एब्जॉर्प्शन हुआ। अब रीएब्जॉर्प्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्यूब्यूल्स है, ये इसमें से ग्लूकोज को फिर से एब्जॉर्ब कर लेगी, तो उसको हमने कह दिया रीएब्जॉर्प्शन। अब इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर भी है। यहाँ पर पता है कितना वाटर प्रेजेंट है,
पूरे दिन में जो यहाँ पर अगर आप देखो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो तो पूरे दिन में जो यूरिन बनेगा ना वो 180 लीटर बन जाएगा, और हमारी बॉडी से पर डे 1.5 लीटर के समथिंग अराउंड यूरिन रिलीज़ होता है। जब 1.5 लीटर यूरिन रिलीज़ होता है तो हमें इतनी बार वॉशरूम जाना पड़ता है। सोचो अगर हे भगवान 180 लीटर होगा तो हमें पूरे दिन वॉशरूम में बैठना पड़ेगा। फिर काम कहाँ से करेंगे बच्चों, आप लोग पढ़ोगे कहाँ से, मैं पढ़ाऊँगी कैसे, घर में कितने वॉशरूम होंगे, सब पूरे दिन घुसे रहेंगे उसमें। तो इसलिए वाटर को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना फिर से, हमारे बॉडी में तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, बट ज़्यादातर वाटर रीअब्जॉर्ब आपका आगे होगा। इसके अलावा थर्ड स्टेप आपका होगा ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या है कि ये जो आर्टरी यहाँ पर अपने साथ ऑक्सीजन ले गई थी ना, ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल थे जो आर्टरी को यहाँ छोड़ने थे बट वो भूल गई। तो अब जब उसे याद आ गया तो वो उन हार्मफुल सब्सटेंस को वापस से कहाँ रिलीज़ कर देगी, इस पीसीटी के अंदर। यहाँ से ये सारे के सारे आपके पीसीटी के अंदर रिलीज़ कर देगी। अब लेकिन अभी आपका यूरिन नहीं बना, अभी हम नहीं कहेंगे कि यूरिन है क्योंकि अभी इसमें बहुत अमाउंट में वाटर है। अभी हम इसे बोलेंगे फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट आपका यहाँ से हैनले लूप से होता होता कहाँ आ जाएगा, डीसीटी ट्यूब के अंदर आ जाएगा। डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस डीसीटी में जो भी आपका एक्सेस अमाउंट में वाटर है उसे रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा भाई, नहीं हमारी बॉडी में तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो मोस्टली वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो आपका कहाँ से होगा, डीसीटी से। यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब आपका बचा यहाँ पर क्या, टोटली वेस्टेज। इस नेफ्रॉन ने अपना वेस्ट कहाँ डाला, इस मेन ट्यूब के अंदर। ये क्या है आपकी मेन ट्यूब्यूल, इसके अंदर डाला। ऐसे ही सारे ये जो दूसरे नेफ्रॉन के कनेक्शन है ये सारा का सारा अपना वेस्ट इसके अंदर डालेंगे। फिर ये अब आपका कहलाएगा यूरिन। अब ये यूरिन आपका धीरे धीरे यूरेटर से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर जब आपका पूरा भर जाएगा तो ब्रेन के पास मैसेज पहुँचेगा कि हाँ भाई अब यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है और अब उसे बॉडी से निकालना ज़रूरी है, और फिर वो यूरिथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही दिए हैं, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, और आपके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या होता है विद डायग्राम। इन क्वेश्चंस को तो आप अच्छे से याद कर ही लेना। इसके अलावा जो आपको किडनी वाला डायग्राम बताया था विद यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, वो सारा डायग्राम की भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। लाइफ प्रोसेस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें डायग्राम तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर विल यू गेन, है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए, और एक चीज़ ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी को बना के रखिए। जहाँ आपने 2-3 दिन का गैप दे दिया वहीं आपसे 2-3 दिन नहीं बल्कि 2-3 महीने पीछे हो जाएंगे। तो भले ही दिन में चाहे आप उसे एक बार रिवाइज़ करिए पर हर एक टॉपिक को रिवाइज़ ज़रूर कीजिए। थैंक यू।